प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। कोई भी देश का संविधान में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है और अगर हम संविधान में संशोधन नहीं करते हैं तो कोई भी देश के संविधान जो है उसमें परेशानियां हो सकती हैं और कई बार क्रांति भी हो जाती है। तो इसलिए भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के संविधान की तरह भारत के द्वारा एक कठोर संविधान को माना गया है। लेकिन संविधान निर्माता अमेरिका जैसे अत्यधिक कठोर संविधान को अपनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया, जो ना तो इंग्लैंड के संविधान की तरह अत्यधिक लचीली है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर। तो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन। इसमें दो प्रक्रिया हैं, लेकिन संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसका अनुच्छेद 368 में उल्लेख नहीं है, जबकि संशोधन हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला है संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया और तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। अब हम पहली प्रक्रिया की बात करते हैं। नंबर 1, संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक है और संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि संविधान के कुछ प्रावधानों में जल्दी ही अथवा समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन चाहते थे, इसलिए पारिभाषिक दृष्टि से संविधान कठोर होते हुए भी इस संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिनके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में इस आशय का संशोधन हो जाता है, जैसे राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं। संविधान में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है, वर्ण संविधान के तत्व संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है। इसमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। अब संविधान में संशोधन की निम्न 2 प्रक्रियाएं जिनका उल्लेख 368 में है वो है, नंबर 1, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुछ सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इसी प्रकार पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान का अंग बन जाता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट आती है बात संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा। तो अंतिम तथा तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत
तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। अब ये काफ़ी कठोर हो गया, तो संविधान की निम्नलिखित उपबंधों को संशोधित करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162, संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241, संघीय न्यायपालिका संविधान के भाग 5 का अध्याय 4, राज्यों में उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5, संघ तथा राज्यों में विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 368। तो संविधान के तृतीय वर्ग में केवल वही बातें हैं जिनका संबंध राज्यों की शक्तियों, अधिकारों तथा संविधान के संघीय स्वरूप से है। संविधान के तृतीय वर्ग में संशोधन की प्रणाली बहुत कुछ सीमा तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की संशोधन प्रणालियों के बराबर है। अब हम एक चर्चा करते हैं संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता का निराकरण। 24वें संवैधानिक संशोधन जो 1971 में हुआ, संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता को दूर कर दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाए, ध्यान दें इस बात पर, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होगी। संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। अब हम इसकी आलोचना करते हैं। वैसे तो संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संशोधन पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी जो संशोधन पद्धति अपनाई गई है उसमें कुछ अस्पष्टता और त्रुटियां हैं, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। पहला पॉइंट क्या है? राज्य विधानमंडलों में पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं। यद्यपि संशोधन प्रक्रिया की कुछ अस्पष्टताएं 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दूर कर दी गई हैं, लेकिन अब भी कुछ अस्पष्टताएं हैं। संविधान ये निर्धारित नहीं करता कि संविधान के तृतीय वर्ग से संबंधित संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा। राज्य विधानमंडल अनावश्यक देरी का मार्ग अपनाकर संशोधन कार्य को बाधा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था नहीं। यदि साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है। मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के कार्य में बाधक बन गई है। 1970 में राज्यसभा ने राजाओं की पृथ्वी पर उन्मूलन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया और अगस्त 1978 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया। इसी प्रकार 1989 में राज्यसभा ने 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधन विधेयकों को अस्वीकार कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संविधान संशोधन विधेयक को अंतिम रूप से अस्वीकृत करने की शक्ति हो उसे लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल नहीं माना जा सकता। भविष्य में
ऐसी स्थितियाँ आएंगी तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि राज्यसभा अपनी शक्ति के आधार पर जनता की आकांक्षाओं के मार्ग में रुकावट डाल दे। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं। संघात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतया राज्य विधानमंडलों को भी संविधान के संशोधन में पहल करने का अधिकार होता है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसे अनुच्छेद संख्या में बहुत थोड़े हैं जिनके संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद को एकाकी रूप से दे दी गई है। इसलिए आलोचक इस आधार पर कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों को संशोधन कार्य में पर्याप्त शक्ति प्रदान न कर संघात्मक सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह रेफरेंडम की व्यवस्था की जाती है, जिसमें संसद में बहुमत दल मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के इस प्रसंग में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहे। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता को संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं दी गई है। लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। आलोचकों के अनुसार संवैधानिक संशोधन या संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का अभाव एक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निरादर है, दूसरी ओर इससे संसद में बहुमत प्राप्त दल को मनमानी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन आप देखें, संशोधन प्रक्रियाओं में इन कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान वस्तुतः लचीलेपन और कठोरता का अपूर्व सम्मिश्रण है। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तुलना में यह लचीला है, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संवैधानिक संशोधन में भी व्यवहारिकता के मार्ग को अपनाया गया है। एलेक्जेंड्रो के शब्दों में भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन एवं जटिलता की अति से बचा गया है। संविधान में संशोधन की इस प्रक्रिया को अपनाते हुए भारतीय संविधान में आज तक, हम जुलाई 2017 तक की बात कर रहे हैं, 101 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो आशा है ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। और जानकारी के लिए आप मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।